हाय। मैं आपको ये बताना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट समझता हूँ कि आज से 10 साल के बाद, सिर्फ 10 साल, 2024 है आज, और 2030 या 34 तक आप इंडिया में बहुत बड़ा चेंज देखने वाले हैं। अगर आपका एज 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, 40 साल है, अकॉर्डिंगली आप फ्यूचर प्लानिंग आप अभी से कर लीजिए, क्योंकि इंडिया में इतने बड़े चेंजेस होने वाले हैं कि इट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट द इकोनॉमी ऑफ द नेशन एंड इकोनॉमी ऑफ द हाउस होल्ड ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने सुना होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले स्क्रैप पॉलिसी लाया फॉर व्हीकल्स। 15 साल की जितनी व्हीकल है उनको सबको परमानेंट स्क्रैप करने का उन्होंने ऐलान कर दिया। अगर उन्होंने रीसर्टिफिकेट नहीं लिया, रीवैलिडेशन सर्टिफिकेट नहीं लिया, हेल्थ सर्टिफिकेट नहीं लिया कोई भी व्हीकल का, तो उसको स्क्रैप कर दिया जाएगा, उसको बड़ी बड़ी फाइन और पेनल्टी मारी जाएगी। इससे क्या होगा, जो स्टील इंडस्ट्री है, मेल्टिंग इंडस्ट्री, उसको इजीली रॉ मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा, जो कि इंडिया में ही पुरानी गाड़ियाँ पड़ी हुई है, उसको स्क्रैप किया जाएगा, उसके पार्ट्स काटे जाएंगे और इन इंडस्ट्री को सप्लाई किया जाएगा, जो फिर से मेल्ट करके या तो लोहा बनाते हैं या पीतल बनाते हैं या ब्रास बनाते हैं या फिर एल्युमिनियम बनाते हैं। जितने भी उसमें से स्क्रैप निकलेंगे सब की रीप्रोसेसिंग होगी। तो एक तो इससे क्या होगा, रॉ मटेरियल अवेलेबल फॉर इंडियन इंडस्ट्री विल बी ईजियर एंड मोर अवेलेबल। एंड सेकेंड बहुत बड़ा डिसीजन जो होने वाला गवर्नमेंट का वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल को आज प्रेफरेंस दे रही है, प्रमोट कर रही है, बहुत सारे सब्सिडीज़ दे रहे हैं, स्टार्टअप इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जा रहा है। इससे क्या होगा, अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की संख्या बढ़ती गई, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स 2 व्हीलर आ गए, 4 व्हीलर आ गए, ट्रक्स आ गए, बसेस चलती आजकल इलेक्ट्रिक ई व्हीकल्स, ई बसेस चालू हो गई है। इससे क्या हो रहा है कि आपका कंजम्पशन ऑफ फ्यूल, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा इज ड्रॉपिंग एवरी डे हमारा कंजम्पशन कम हो रहा है। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, तेल इंपोर्ट कम करना पड़ रहा है, और तेल इंपोर्ट में जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज जाता है वो लाखों करोड़ों रुपए का फॉरेन एक्सचेंज हमारा बचता जा रहा, कम हो रहा। इससे क्या हो रहा है, इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग हो रही है, एवरी डे इंडियन इकोनॉमी स्ट्रांग से स्ट्रांगर होती जा रही है, और इसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल हैज़ बिकम वेरी सक्सेसफुल इन इंडिया। आप देखेंगे बड़े बड़े मेट्रोज में इलेक्ट्रिक बसेस चल रही हैं, ग्रीन बसेस चल रही है, जिसमें देयर इज़ नो डीजल कंजम्पशन, ओनली लिथियम बैटरी के ऊपर बसेस चल रही है, हैवी ट्रक्स चल रहे, हैवी व्हीकल्स चल रहे, ट्रैक्टर आ गई है, जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्टर आ गए, खेतों में रिचार्ज करके उसको चलाया जा रहा है। 2 व्हीलर तो आपके हर एक गांव तक पहुंच गया है। ई रिक्शा आ गया है, जिसमें नो पेट्रोल नो डीजल, सिर्फ चार्ज कीजिए और रिक्शा चलाइए। इससे क्या हो रहा है, इंडिया का पेट्रोल कंजम्पशन, डीजल कंजम्पशन बहुत ड्रास्टिकली कम हुआ है। अब इसका इंटरनेशनल असर क्या होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर इंडिया सबसे बड़ा कंज्यूमर है ऑफ फ्यूल, डीजल इंपोर्ट करता, बहुत सारी कंट्री से करता, कुवैत से करता है, ईरान से करता है, इराक से करता है, सऊदी से करता है, रसिया से करता है, मतलब n नंबर ऑफ कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं ऑयल, कच्चा तेल, उसको यहाँ रिफाइन करते हैं, रिफाइन करके फिर हम उसके ऊपर सब्सिडी दे के लोगों को सस्ते से सस्ते देने की कोशिश करते हैं, बिकॉज फ्यूल इज़ नेसेसिटी ऑफ एवरीबडी इन इंडिया। अगर हमारा इंपोर्ट कम हो जाएगा तो हमारा बर्डन ऑन द ट्रेजरी, बर्डन ऑन एक्सचेक्योर विल बी कमिंग डाउन, एकदम कम हो जाएगा। कम होते 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 वो जो पैसा बचेगा, इंडिया का जो बाइंग पावर है वो बढ़ता जाएगा, फॉरेन रिजर्व बढ़ता जाएगा, क्योंकि एक्सपेंडिचर कम हो रहा, हमें डॉलर कम देना पड़ेगा ऑयल के लिए, तो हमारा फॉरेन रिजर्व बढ़ता जाएगा और इंडिया एवरी डे रिच से रिचर होती जाएगी, रिच से रिचर और रिचर होती जाएगी। और हमारी इकोनॉमी जो 5 ट्रिलियन का लोगों ने फोरकास्ट किया है, प्राइम मिनिस्टर ने बोला 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हमें बनाना है, तो मेरा कैलकुलेशन तो ऐसा बोलता है कि शायद ये 20 ट्रिलियन इकोनॉमी ना हो जाए, जिस तरह से गवर्नमेंट सेविंग कर रही है। उसके अलावा गवर्नमेंट क्या कर रही है, जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है, लाइक सोलर एनर्जी जो सन से बन जाती है, और इंडिया में सन की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, लगभग हर एक राज्य में, हर एक प्रदेश में सन कम से कम 8 से 10 महीना साल में हमेशा अवेलेबल रहता है, जिससे सफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। सोलर
उसके बाद है विंड एनर्जी। जितने भी कोस्टल बेल्ट है, समुद्री क्षेत्र जहाँ पे हवा का बहाव बहुत अति तीव्र है और हमेशा अवेलेबल रहता है विंड एनर्जी, वहाँ पे विंड एनर्जी पैदा किया जा रहा और ये सभी एनर्जी को सेंट्रल ग्रिड से जोड़ा जा रहा। तो अवेलेबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन द सेंट्रल ग्रिड इज एवरी डे इंक्रीजिंग। तो इससे क्या हो रहा, उसी इलेक्ट्रिसिटी से आप गाड़ी चार्ज कर लेंगे, सोलर एनर्जी से आप गाड़ी चार्ज कर लेंगे, आप गाड़ी चलाइए। सोलर एनर्जी से आप ट्यूबवेल चला लीजिए, सोलर एनर्जी से आप आटा चक्की चला लीजिए, नो नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सोलर एनर्जी से आप जो ऑयल मिल चला लीजिए, नो नीड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हेलो, यस, सो मैं क्या कह रहा था, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर इतनी जोर दे रही है और अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी के ऊपर इतनी जोर दे रही है, शायद आपने सुना रहेगा पेट्रोल के अंदर इथेनॉल मिक्स करने का सरकार ने परमिशन दिया, जो कि 20% तक इथेनॉल मिक्स किया जा सकता है। और बहुत सी कंपनियों ने फ्लेक्सी इंजन्स तैयार किए जिसके अंदर इथेनॉल बेस्ड मिक्स किया हुआ इथेनॉल भी आपको उतनी एनर्जी देगा, उतना ही गाड़ी को पावर देगा जितना कि नॉर्मल पेट्रोल देता है, गाड़ी अच्छे से चलेगी। इस तरह की न्यू टेक्नोलॉजी की गाड़ी अभी आ रही है, 4 व्हीलर वगैरह, जिसके अंदर मैक्सिमम टू मैक्सिमम इथेनॉल को मिक्स किया जाएगा, ब्लेंडिंग किया जाएगा विद दी पेट्रोल। और इथेनॉल प्रोड्यूस करने का जो इंडिया में सोर्स है वो है एग्रीकल्चर बेस्ड इथेनॉल, लाइक शुगर कैन इंडस्ट्री या और भी बहुत सारे मेज इंडस्ट्री है, या और भी कुछ ग्रेन है जिसको सड़ा के फर्मेंटेशन करके उससे इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाता है। तो इंडिया में इथेनॉल की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, इसको यूज़ करने के लिए मतलब कोई सही तरीका अभी मिला है। इथेनॉल को अगर पेट्रोल में ब्लेंडिंग करके यूज़ किया जाता है तो सीधा 20% पेट्रोल की खपत तो ऐसे ही कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ इथेनॉल ब्लेंडिंग इन द पेट्रोल। दूसरा क्या है, गवर्नमेंट ने हाइड्रोजन एनर्जी के ऊपर भी काम करना चालू किया है, जो कि वाटर H2O से हाइड्रोजन को अलग करके उसको एनर्जी के रूप में यूज किया जाएगा। हाइड्रोजन कार बनना चालू हो गया है, उसके ऊपर काम चालू है, शायद 2 से 4 साल के अंदर अंदर हाइड्रोजन कार ऑन द रोड आ भी जाएगी। इससे भी क्या होगा, हाइड्रोजन कार प्योरली हाइड्रोजन पे चलेगी जो कि वाटर से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। और वाटर की अवेलेबिलिटी इन इंडिया आपको मालूम है बहुत प्रचुर है, कोई कमी नहीं है। तो इससे क्या होगा, और भी हमारी डिपेंडेंसी ऑन दी इम्पोर्टेड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड डीजल एक्सेट्रा, हमारी और भी डिपेंडेंसी कम होगी। जैसे जैसे हमारी डिपेंडेंसी कम होगी, हमारा परचेज ऑफ ऑयल और कम हो जाएगा, इंपोर्ट ऑफ ऑयल और कम हो जाएगा, और हमारा जो डॉलर, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज पैसा यहाँ से विदेश जाता है टू बाय पेट्रोल, टू बाय डीजल, वो कम हो जाएगा और हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फिर उससे हम और कुछ चीज़ें इस टेक्नोलॉजी खरीदेंगे, सेमीकंडक्टर खरीदेंगे जो हमारे पास इतना अवेलेबल नहीं है, या और भी कुछ चीज़ हम खरीद सकते, लिथियम खरीद सकते, इंपोर्ट कर सकते, और हमारा पैसा बचेगा। जब देश का पैसा बचेगा, देश की इकोनॉमी ग्रोथ करेगी, इकोनॉमी GDP ग्रोथ हो जाएगा, और फिर इंडिया नंबर 1 वर्ल्ड लीडर हो जाएगा इन इकोनॉमिक पावर, इन अदर थिंग्स। तो आने वाले 10 साल इंडिया के लिए बहुत बेहतरीन है और गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, चाहे प्रेजेंट गवर्नमेंट है, मोदी सरकार है, या उनके एक मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, जो बहुत सही तरीके से सोच रहे हैं। और इनके जो वाक्य है, ये जो बोलते हैं, ये ब्रह्म की लकीर है, ये जो बोलते हैं करते हैं और उसको धरातल पे ला के छोड़ते हैं। इसलिए इंडिया का आने वाला जो 10 साल है, इंडिया का आने वाला जो समय है, वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, इसके पीछे एक और बहुत बड़ा काम होगा, वो होगा आतंकवाद का खात्मा। फॉर एग्जांपल, बहुत सारी ऐसी कंट्री है, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, जिनके पास बहुत ज़्यादा मात्रा में फॉरेन एक्सचेंज आते हैं। छोटी सी कंट्री, लेकिन उसमें ऑयल के कुएँ बहुत है और वो सभी ऑयल बेचते हैं इंडिया जैसे बड़े बड़े महान देशों को, जहाँ पे करोड़ों अरबों लीटर ऑयल लगते हैं। तो उनके पास अचानक से इतना पैसा आ जाता है, इतना वेल्थ आ जाता है कुछ भी नहीं उनके पास, ओनली बिकॉज ऑफ ऑयल। वो दे आर सुपर रिच कंट्रीज,
दे आर ए स्मॉल कंट्रीज बट दे आर सुपर रिच कंट्रीज। और फिर होता क्या, उनके पास एक्सेस ऑफ मनी आने से कुछ कंट्रीज, नॉट ऑल, कुछ कंट्रीज टेररिज्म को सपोर्ट करने के लिए उसमें चंदा दे देते हैं, डोनेट कर देते हैं, और वो पैसा का मिसयूज हो जाता है फॉर यूजिंग टेररिस्ट, फॉर क्रिएटिंग वायलेंस वर्ल्ड वाइड, जिसके सब देश भुक्तभोगी है। एवरी कंट्री इज फेसिंग प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ टेररिज्म। अगर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज के इनकम कम हो जाएंगे और तो उनके पास इतना एक्सेस मनी नहीं रहेगा किसी को डोनेट करने के लिए या टू प्रमोट एनी एक्सट्रीमिस्ट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस, वो पैसा ही नहीं देंगे तो आगे टेररिस्ट को मतलब अम्यूनिशन खरीदने के लिए पैसा नहीं मिलेगा, ट्रेनिंग करने के लिए पैसा नहीं मिलेगा, बैठ के खाने के लिए पैसा नहीं मिलेगा, तो दे विल बी डीमोटिवेटेड और दूसरे काम में लग जाएंगे। इंस्टेड ऑफ डूइंग एनी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ वो सब दूसरा काम ढूंढना चालू करेंगे, वो बेरोजगार हो जाएंगे। और ये कंट्रीज़ की मस्ती जो है छोटी कंट्रीज लेकिन बहुत मस्ती करते, पूरे दुनिया को हिला के रखते हैं। इनकी मोनोपोली ख़त्म हो जाएगी धीरे धीरे। 10 साल के बाद आप देखेंगे शायद टेररिज्म नाम का कोई चीज़ ही नहीं बचेगा। छोटे मोटे इंटरनल ग्रुप्स झगड़ा करेंगे, लेकिन ये जो बड़े बड़े बम ब्लास्ट कर देते हैं, मास किलिंग्स कर देते हैं, हवाई जहाज़ से टावर्स उड़ा देते हैं, 26/11 का बम्बई आतंकी हमला कर देते हैं जिसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, वो सब इंटरनेशनल फंड है। वो फंड कहीं ना कहीं से आता है और वो उस कंट्री से आता है जहाँ पे एक्सेस फंड अवेलेबल है। वो एक्सेस फंड एक न एक दिन कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ ऑयल, बिकॉज ऑफ सेल, रिडक्शन ऑफ सेल ऑफ ऑयल। उनके पास ऑयल पड़ा रह जाएगा लेकिन कोई खरीदेगा नहीं। इंडिया जैसी कंट्री ऑयल खरीदेगी, आज अगर 100 लीटर खरीदती है 10 साल बाद सिर्फ 20 लीटर खरीदेगी, और शायद वो भी इंटरनल सोर्स से अगर 20 लीटर पूरा हो जाएगा तो वो भी इंपोर्ट बंद कर देगी। ऐसा समय आने वाला, लोग ऑयल तो खाएंगे नहीं, सोना तो खाएंगे नहीं, इंडिया से अनाज मांगेंगे खाने के लिए, भीख मांगेंगे, इंडिया से हाथ पसारेंगे साहब हमको खाने को दे। जैसा कि अभी हुआ, रसिया ने गेहूँ एक्सपोर्ट बंद कर दिया, यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, तो बहुत सी कंट्री इंडिया के सामने गिड़गिड़ाते हैं कि साहब आप हमारे से तेल ले लो, सोना ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन हमें गेहूँ दे दो, खाने के लिए चावल दे दो। बिकॉज खाना तो इट इज ए प्राइम नेसेसिटी ऑफ ह्यूमन काइंड। अगर भोजन नहीं मिलेगा, फूड नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे। तो अल्टीमेटली इंडिया का टाइम अच्छा आने वाला है, ये मैं अपने मन से सोच रहा हूँ, ये मेरे खुद के एनालिसिस हैं, मैंने किसी का ऐसा सुना नहीं है, मेरे खुद के विचार हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। कृपया इसके ऊपर आप भी ध्यान दीजिए। और आपको जो फ्यूचर प्लानिंग करना है, कुछ लोग इंडिया छोड़ के बाहर जाके बसना चाहते हैं, नो डोंट गो। इंडिया इज गोइंग टू बिकम गोल्डन कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ लोग आएंगे सेटल होने के लिए, ऐसा समय आने वाला है। इंडिया इज गोइंग टू बी ग्रेट नेशन इन अमॉन्ग्स्ट ऑल नेशन अक्रॉस द ग्लोब। इस बात को आप गांठ बांध के लिख लीजिए और इसी हिसाब से आप अपना आगे का प्लानिंग कीजिए। बच्चों को भी समझाइए कि भाई इंडिया इज़ गोइंग टू बी द सुपर पावर शॉर्टली इन 10 years ऑफ टाइम, 20 years ऑफ टाइम। जैसा कि सरकार ने घोषणा किया है 2047 तक इंडिया इज़ गोइंग टू बी ए डेवलप्ड कंट्री। ये बहुत बड़ी घोषणा प्राइम मिनिस्टर ने की है। डेवलप्ड कंट्री का मतलब आप समझ रहे, पूरे दुनिया में 3 से 4 ही कंट्री है जो फुल्ली डेवलप्ड कंट्री माने जाते हैं। फ्रांस है, USA है, कनाडा है, चाइना है। हम उनके कतार में खड़ा होने वाले बहुत जल्दी। इसलिए बी पॉजिटिव एंड बी प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू।